घर के चौके चूल्हे से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो या हवाई सेवा हो या फिर खेल का कोई मैदान हो, महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि झारखंड के कोडरमा से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत नमस्ते। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनकी जीवन के अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। अन्नपूर्णा देवी का जन्म 2 फरवरी 1970 को झारखंड के दुमका जिले के अजमेरी गांव में हुआ। अन्नपूर्णा देवी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। आगे चलकर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन रांची विश्वविद्यालय झारखंड से किया। 13 मार्च 1993 को अन्नपूर्णा देवी की शादी रमेश प्रसाद यादव से हुई। रमेश प्रसाद यादव 1998 में अविभाजित बिहार के मंत्री रहे। पति के निधन के बाद 1999 में अन्नपूर्णा देवी ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 2000, 2005, 2009 में भी कोडरमा से आरजेडी के टिकट पर विधायक चुनी गई। साल 2013 में झारखंड में बनी हेमंत सोरेन की सरकार में अन्नपूर्णा देवी को मंत्री बनाया गया था। 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और कोडरमा से जीतकर संसद पहुंची। हाल ही में अन्नपूर्णा देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाया गया है। उन्होंने केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। अन्नपूर्णा देवी जी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन की यात्रा के बारे में। अन्नपूर्णा जी, क्या ये सही रहेगा कहना कि आप किचन से पहुंच गए संसद? क्योंकि आप एक गृहिणी थी, राजनीति में शायद कोई दिलचस्पी नहीं, 3 बच्चे और फिर अचानक से इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ना और संसद पहुंचना, क्या रहा ये सफर? बिल्कुल साइना जी, आपने ठीक कहा कि आप ये कह सकती हैं कि गृहिणी से सीधा राजनीति में प्रवेश हुआ। और जिस समय जिस परिस्थिति में हमें राजनीति में आना पड़ा, चूँकि हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे हस्बैंड का उस समय उनका निधन 98 में अचानक उनका निधन हुआ। और उस परिस्थिति में चूँकि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, कोडरमा का 2 बार वो वहाँ से एमएलए थे, फिर वो मंत्री भी थे। और उस समय मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे और फिर अचानक उनका जिस तरह से दुर्घटना घटी, निधन हुआ, तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि फिर आगे क्या करूं। और इधर क्षेत्र के जो लोग थे उनका काफ़ी दबाव था कि नहीं, आपको आना होगा राजनीति में, आप हमारा प्रतिनिधित्व करें जिस तरह से मेरे हस्बैंड करते आए थे। फिर 98 नवंबर में फिर बाई इलेक्शन हुआ। 15 अगस्त को मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ 98 में। फिर मैं नवंबर महीने में फिर मैं सीधा चुनावी क्षेत्र में फिर मैं प्रवेश की। और इस बीच फिर काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और जीत हासिल हुई। और फिर मेरे सामने 2 चुनौतियां थी, क्योंकि एक माँ होने के नाते छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों की परवरिश ये भी बहुत अहम था मेरे लिए। बिल्कुल, हर माँ के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर क्षेत्र, चूँकि जब प्रतिनिधि आप बन जाते हैं, कोई भी आप बीड़ा उठाते हैं, किसी जिम्मेवारी को उठाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उस जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाऊं। तो दोनों ही तरफ मैं देख रही थी, तो दोनों ही, और कोई कम नहीं था, दोनों ही काफ़ी चुनौती भरा रहा।
लेकिन मेरे बच्चों के लिए, खास करके मेरे माँ पिताजी, क्षेत्र के लोग, मेरे घर वाले, मेरे परिवार के लोग थे, लेकिन माता पिता ने काफ़ी सहयोग किया और तीनों बच्चों को उनके पास रखकर और फिर मैं क्षेत्र में अपने लोगों के बीच, जो वहाँ की समस्या है वहाँ के लोगों के बीच फिर मैं रहती थी और जैसे ही समय मिलता मैं बच्चों के साथ फिर समय बिताती। लेकिन आपके बचपन में कभी भी आपको राजनीति में दिलचस्पी था? देखिए, ऐसा चूँकि एक किसान परिवार से हूँ, मेरे परिवार में लोग राजनीति में थे, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं थी, कभी दिलचस्पी नहीं रही कि मैं राजनीति में आऊंगी, या मैं इस बात को कभी सोची भी नहीं थी कि राजनीति में भी कभी आना पड़े, जाना पड़े, अवसर मिलेगा। लेकिन अन्नपूर्णा जी, हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते न चाहते राजनीति में आए और फिर आगे बढ़ता गया आपकी जिम्मेदारी। इसमें एक माँ होने के नाते एक गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं, और परिवार का साथ हो तो भी समाज में जो लोग बैठे हैं, जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जो अपनी सोच विचार के साथ टोकते रहते हैं कि आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है, आपके बच्चे को संभालो। क्या आपको ऐसे अनुभव हुआ है? देखिए, कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो इसको हमेशा ये मन में रखते हुए और कुछ कुछ बातें जो आपने कही सही बात है, कोई कोई कहीं कहीं से ये बातें आती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि जब लोगों ने ये विश्वास हम पर जताया है तो अब ये चैलेंज चूंकि एक महिला ही कर सकती है, माँ ही कर सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि, इसलिए मैं बार बार मैं कहती हूँ कि महिला हर क्षेत्र में जहां भी उनको लगाओ वो ईमानदारी के साथ वो काम कर सकती है, घर से लेके बाहर तक सब काम को वो कर सकती है। तो मेरा भी ये प्रयास रहा कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहां भी जरूरी था। तो कोशिश ये करती कि दोनों को बैलेंस करके, हाँ ये बात भी सही है कि जितना ज्यादा बच्चों के साथ समय देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी जो भी समय हमें मिलता जनता से और अपने क्षेत्र से, तो वो समय, ज्यादातर समय हम कोशिश ये करते कि बच्चों के साथ बिताएं, बच्चों के पास रह के जो भी उनकी बातें हैं उसको सुने और उसको करें। और हमें लगता है कि ये थोड़ी हमारे लिए आसानी हो गई कि मेरी माँ इस चीज को बहुत ज्यादा, बहुत हद तक इस चीज को महसूस की और माँ ने इस कमी को पूरा किया। जी, तो फैमिली सपोर्ट रहा, काफी सपोर्ट। 4 बार आप विधायक रहे और लोकल पॉलिटिक्स से अचानक पार्टी बदलना और फिर राष्ट्रीय राजनीति में आना, ये सफर में कठिनाई क्या थी? देखिए, 4 बार वहाँ पे विधायक वहाँ पे रहे और लोगों का काफी स्नेह रहा। और आपको बताएं साइना जी कि बहुत अच्छा रहा कि जब कभी क्षेत्र में जब जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो गांव में जाने के बाद जब महिलाएं जमा होती तो बैठते उनके साथ, तो इस कदर वो बैठती हमारे साथ जैसे कि उनके घर की बेटी आई हुई है। तो ये एक संबंध था, बहुत अच्छा लगता, लोगों का काफी स्नेह होता और बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी बात को रखती। हम भी कोशिश करते कि जो उनकी बात है उस बात को सुने, उसकी समस्या का जो भी है समाधान करें। और उनके हर दुख दर्द में, ये जो लंबा सफर रहा, तो उनके हर एक दुख दर्द में ये हम कोशिश करते थे कि उनके बीच जाकर दुख को बांटू। ठीक है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, मगर किसी के अगर दुख की घड़ी में अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर की तरह वो एक। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में सम्मान मिलता है या संवेदनशीलता की भावना है? बिल्कुल, महिलाओं को सम्मान मिलता है। और मैं ये बताऊं कि जब राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा आपने की भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार चूंकि राज्य की राजनीति में थी, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत सम्मान दिया गया। और खास करके आज हम जो देखते हैं कि पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और जो जिस योग्य है उनकी पहचान भी होती है। चाहे आप
बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई है। अभी बहुत सारी महिला बहनें चुन के आई हैं और उनसे जब बातें होती है तो ये सुन के लगता है कि वो नहीं जानती कि हमें टिकट मिलेगा, हमें संसद का चुनाव लड़ना होगा। वो घर में है, अचानक से उनको ये सोचना जाती है कि आपको तो चुनाव लड़ना है, आपको विधानसभा का चुना गया, विधानसभा के लिए लोकसभा। तो इस तरह से देखें तो बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लगा और सम्मान काफी मिला। क्या आपको लगता है कि झारखंड में और खास तौर से कोडरमा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जात पात धर्म की राजनीति थोड़ा ज्यादा होता है? देखिए, और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल ना करें ये भी सही नहीं है, नकार दूं ये भी सही नहीं, कुछ हद तक तो है। लेकिन हमें लगता है कि अभी के समय में ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपका प्रेजेंस कैसा है, आप किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए आप सोचते हैं, क्षेत्र के लिए आप सोचते हैं। तो इसमें सब जाति पाति को किनारे कर देता है। और हमें लगता है कि इस बार का जो रहा इस भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, इस लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने सहयोग किया और आज लोगों के सहयोग का ही परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छे मत से लोगों ने आपको चुना। अन्नपूर्णा जी, जब आप आए संसद में क्या घबराहट थी? नहीं, चूंकि संसद में घबराहट नहीं थी कि विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता था। हाँ जी, हाँ, लेकिन इतना तो था कि हर एक पॉलिटिशियन का एक ये सपना होता है कि एक बार जरूर संसद में हम पहुंचे। और हमें इतना जल्दी हम पहुंचेंगे ये हम नहीं सोचे थे। ये संभव भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया और हमें भी ये मौका दिया कि संसद में कैसे रिसर्च करते हैं, कौन से मुद्दे को उठाते हैं और कौन से ऐसे भाषण को लेके आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी क्या परेशानियां हैं, क्या है। और अभी तो हमारे यहाँ एक तो हमारा कृषि प्रधान ही है, कुछ छोटे छोटे माइंस जैसे हमारे यहाँ के हैं तो छोटे छोटे माइंस वगैरह के काम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। झारखंड ऐसे भी हमारा थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है हम लोगों का। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को किस चीज से ज्यादा फायदा हो सकता है, उस मुद्दे को भी लेके आती हूँ। और चाहे विधानसभा में रही उस समय भी उस मुद्दे को उठाती रही हूँ, लोकसभा में भी इस बात को कहती हूँ। और जिससे भी डिपार्टमेंट, चाहे वो कृषि विभाग के हो, चाहे वो माइंस के हो, चाहे अन्य सिंचाई हो, फिर पेयजल वाले, हर जगह ये कोशिश करते हैं कि मंत्री से भी मिलकर उनके समक्ष भी अपने क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को रखें और वहाँ की समस्या का समाधान कराएं। ऐसे रेलवे कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, तो रेलवे से संबंधित भी। क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के जनता ने फार्म बिल को समझा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी भी तरह का ये जो कृषि बिल है इसमें कोई एजिटेशन नहीं है और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के लोगों का एक ये विश्वास है उनके प्रति कि कभी भी कोई भी काम वो गलत नहीं कर सकते। वो जो भी निर्णय लेते हैं तो आम जनता को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। और उसी तरह ये कृषि बिल भी है और कृषि बिल से हमारे क्षेत्र के लोग भी संतुष्ट है, वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, इस चीज़ को उन्होंने भी समझा। और कई जगह पे जब ये एजिटेशन हो रहा था दूसरे राज्यों में, तो कई जगह लोगों के बीच जा कर के उनके पास गए भी, उनसे भी इसके बारे में डिस्कशन हमने भी किया। तो बिल्कुल वो स्पष्ट है, वो बहुत कन्विंस है कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही बात हो रही है जो हमारे बोलचाल की भाषा में एक है कि कौवा कान लेके भागा, वो कान नहीं देखते, कौवा के पीछे भागते, ठीक इस तरह की बात। तो लोग संतुष्ट हैं इस चीज को। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। अन्नपूर्णा जी, देखा जाए तो राजनीति में बच्चे आज नहीं आना चाहते हैं। एक नकारात्मक सोच है, एक ऐसा लगता है कि यहाँ तो भ्रष्ट लोग जाते हैं, या यहाँ वो लोग जाते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, यहाँ वो लोग जाते हैं जो देश सेवा से ज़्यादा अपनी सेवा करना चाहते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभिभावकों से ये कहना चाहेंगे, गार्जियन से, हर कोई आज ये इस चीज़ को हम सब भी देखते हैं, हर कोई, हर एक गार्जियन चाहता है बच्चों को, ये कहता है अच्छा से पढ़ो लिखो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। कोई नहीं कहता है नेता बनो। कोई नहीं बोलता नेता बनो, लेकिन उसकी चाहत होती है कि एक ईमानदार नेता हो, मेरा एमपी, मेरा एमएलए अच्छा हो, जो हमारी बात सुने। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, कोई भी क्षेत्र गलत नहीं है, नज़रिया गलत है देखने का। और आप जरूर अभी के युवा पीढ़ी से भी कहना चाहेंगे कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी आए। जब तक आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएंगे, तब तक आप राजनीति को भी नहीं समझेंगे और लोगों को भी नहीं समझेंगे, किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से देश सेवा के लिए भी हमें काम करना है और आगे हमें बढ़ाना है। तो हमें लगता है कि जो ये एक सोच है कि राजनीति में गलत लोग होते हैं, ये सोच गलत है। हर समाज में एक दो लोग गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि समाज गलत होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये नज़रिया अब बदलने की आवश्यकता है। और अब के नए पीढ़ी में अब तो लोग इतना हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि लोगों को इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हर कोई क्षेत्र अच्छा है, हर एक क्षेत्र अच्छा है, बशर्ते अगर हम अच्छे हैं तो हर क्षेत्र अच्छा है। और ईमानदारी के साथ अगर हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल कहीं ना परेशानी होती है, ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आपके क्षेत्र के लोगों की बेरोजगारी, और जो कहते हैं ना कि जब एक समाज शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है तब प्रगति होती है, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो आपसे बताना चाहेंगे कि जब पहली बार जब हम चुनाव जीते 98 में, और उसके बाद छोटा टेन्योर उस समय 1.5 साल का रहा, लेकिन 2000 से लगातार जब हम गांव में जाते थे, तो गांव में ये अक्सर देखने को मिलता था कि गांव में बच्चियों की पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है माताएं। लेकिन जब उस समय 2000 में जाते थे और अब जब जा रहे हैं तो बहुत अंतर हो गया। जब गांव में जाने के बाद लोगों को ये बात समझाते थे कि बेटियों को भी अवसर दो। और उस समय में बहुत लोग हमको भी देख के, चूंकि जिस तरह से हमें राजनीति में आना पड़ा, लोगों के भी जिस तरह से मिलती थी, तो उससे लोगों को भी ये चीज़ एक प्रेरणा मिला। और हम भी जहाँ भी जाए लोगों को समझाते थे, महिलाओं को समझाते थे कि बेटियों को पढ़ाओ और फिर यही बेटियां आगे बढ़ के कुछ बनेंगी। आपके बच्चे को राजनीति में रुचि है? बच्चे साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है, अभी के समय के हर एक गतिविधि पे वो ध्यान रखते हैं। भले मैं अभी पढ़ाई में, चूंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ाई की और विशेष ध्यान है, लेकिन राजनीतिक गतिविधि के बारे में जानकारियां तो रखते ही हैं बच्चे। जब अन्नपूर्णा जी अपने क्षेत्र में नहीं हैं, दिल्ली में संसद में नहीं हैं, तो क्या करती है? आपके हॉबीज क्या है? देखिए, ज़्यादा समय तो लोगों के बीच में, और जब समय मिलता है तो कुछ किताबें पढ़ लेना, या फिर पुराने, कभी थोड़ा समय मिला तो पुराने यादों में कभी एल्बम को पलट लेती हूँ, कभी अपने जो लोग हैं जो छूट गए हैं, कभी उन लोगों के साथ भी बात करना, तो समय समय पे। और ज़्यादातर आर्टिकल वगैरह जो आते हैं अखबार में, तो उस सब को भी, जो करंट जो न्यूज़ होता है, कोई भी एक ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है ये अनुभव से मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है, या सोच विचार में इतना परिवर्तन आया है? इस क्षेत्र में राजनीति में आने के बाद एक जब घटना हुई थी मेरे पति की, तो उसके बाद चूंकि मेरे सामने तो कुछ नहीं, मैं मतलब बहुत कम समय भी हुआ था, और उस तरह की घटना अचानक से होने के बाद ऐसे ही मायूस बैठी थी। तो एक हमारे अंकल दूर के ये हैं,
तो वो एक बार मतलब वो मिलने के लिए आए, तो वो देख के स्थिति कि देखो इस तरह से कुछ नहीं होता, तुम्हारे सामने 3 बच्चे हैं, पूरी जिंदगी तुम्हारी पड़ी हुई है, इसलिए कोई एक न एक डिसीजन तो तुमको लेना होगा। और हो सकता है कि ईश्वर की कुछ और मर्जी है। तो कभी भी जब बड़ा पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी कोई पेड़ को पनपते देखी हो? हमको एक ही उदाहरण उन्होंने दिया, तो मुझे भी लगा, तो इसीलिए हो सकता है ईश्वर की कुछ और मर्जी है, पति नहीं है, तुमको कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, तो इसलिए तुमको ये सारे चीज़ों से उठ के आगे आना होगा और सेवा करनी होगी। तो उस दिन मुझे लगा कि शायद ईश्वर की यही मर्जी होगी। और फिर इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में फिर मैं आई, और अच्छा लगता है, लोगों के बीच जाते हैं, जब उनके दुख दर्द को भी देखते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, उनकी कोई भी छोटी से छोटी समस्या होती है, जब आती हैं महिलाएं, दीदी मेरी ये समस्या है, थोड़ा सा उनका समाधान जब हो जाता है तो संतुष्टि भी मिलती है कि अगर समाज सेवा में अगर आप 10 आदमी का रोज अगर कुछ भला कर देते हैं तो उससे तो अच्छा दुआ कुछ में नहीं है। याद रखना। बिल्कुल। अन्नपूर्णा जी, जो एक ऐसा लक्ष्य आपका, आपके क्षेत्र के लिए और आपके प्रदेश के लिए, जो आपको कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो आपको करना ही है, वो क्या होगा? देखिए, हमारे सबसे पहले तो हमारे प्रदेश में ये चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा प्रदेश है झारखंड, ऐसे तो माइंस मिनरल से बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेट है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम देखें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारे क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में उन्हें पढ़ने के लिए जाना होता है या फिर अन्य जगह पे जाके वो पढ़ाई करते हैं। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, अन्य मेडिकल हो, अन्य हर एक तरह के शिक्षा के बारे में, कि राज्य में ही आत्मनिर्भर हमारा राज्य बने और राज्य के बच्चों को, चूँकि बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज के पढ़ाना। तो ये प्रयास होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य आत्मनिर्भर बने। और कौन से ऐसे योजना है केंद्र सरकार की जो आपको लगता है कि झारखंड में लोगों तक पहुंचा है? केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र से जो भी अभी नई योजनाएं बन रही है, चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने किसानों के हित में किसान कृषि सम्मान निधि हो, फिर आयुष्मान योजना हो, जो भी जनोपयोगी योजना है, आम जन को प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अच्छे ढंग से ये हम लोगों का प्रयास होता है एक प्रतिनिधि होने के नाते कि उन तक उसका लाभ पहुंचे जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। तो ये प्रयास करके उन तक पहुंचाने का कोशिश। और आपने आपका MP लैड फंड किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है जहां आपको संतुष्टि होती है? नहीं, अभी तो चूंकि इस कोरोना में भी, कोरोना में भी गया हुआ है, लेकिन उसमें MP लेड में ऐसे लोगों के ज़रूरत के हिसाब से ये देखती हूँ गांव में जाने के बाद भी क्या है। और ज़्यादातर तो सिंचाई, ये हमारा अपना एक लक्ष्य होता है कि सिंचाई के क्षेत्र में, हाँ, इरिगेशन में अगर लोगों को आत्मनिर्भर करें तो लोग खेती करके अपना अच्छे से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और अभी नई तकनीक के तहत अभी लोग खेती में बहुत ध्यान हमारे यहाँ दे भी रहे हैं, अच्छे ढंग से खेती कर भी रहे हैं। अंत में अन्नपूर्णा जी, जो महिला और युवा आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो एक ढंग से आपसे प्रेरणा भी लेते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं से भी और महिलाओं से भी ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर काम करना चाहिए। और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, कोई भी क्षेत्र गलत नहीं है। हम उस क्षेत्र में अपने अच्छे ढंग से ये हम कोशिश करें कि ईमानदारी के साथ उस क्षेत्र में काम करें और उसी क्षेत्र में अपना अगर लक्ष्य अगर हम हासिल करके, ये हमारा लक्ष्य है, उस तक हमको पहुंचना है, तो हमें लगता है कि न दिक्कतें आती हैं न परेशानी आती है। तो युवाओं से खास करके कहना चाहेंगे, अभी नई पीढ़ी के हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लोग जुड़े हुए भी हैं, रोजगार के साथ साथ देश सेवा, देश हमारा पहला है, तो इसलिए देश के लिए भी हम कुछ करें, ये हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो देखा आपने अन्नपूर्णा देवी जी की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है।
आज शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।